Hello guys, welcome once again to my masterclass module 13. Today we are going to discuss how to write a POV in a screenplay. So friends, writing POV in a screenplay. Now what is POV? POV होता क्या है? POV का मतलब है दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू. हम सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक स्क्रीन प्ले में. क्योंकि चूंकि एक स्टोरी आप एक कैरेक्टर के बारे में बना रहे हो, एक कैरेक्टर को लेकर के बना रहे हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्टोरी है किस कैरेक्टर की. पहली बात, किस कैरेक्टर के थ्रू हम दुनिया को देख रहे हैं इस फिल्म के अंदर, इस स्क्रीन प्ले के अंदर. लेकिन इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि एक पर्टिकुलर सीन किस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. ठीक है. मैं आज आपको कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल्स देने वाला हूं जिनके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि एक सीन को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं ताकि उसका मतलब चेंज हो जाएगा. हम उसके दो वर्जन लिखेंगे. पहले उसका एक वर्जन लिखेंगे और उसके बाद दूसरा वर्जन लिखेंगे. पहले वर्जन में वो चीज थोड़ी सी अलग लगेगी आपको एक कैरेक्टर स्ट्रांग लगेगा, दूसरा कैरेक्टर वीक लगेगा. लेकिन जैसे ही हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे उस सीन का, वैसे ही उल्टा हो जाएगा. एक कैरेक्टर जो स्ट्रांग था वो वीक लगेगा और जो वीक था वो स्ट्रांग लगने लगेगा. सिमिलरली किसी भी सीन को अगर हमें थोड़ा सा स्पाइस अप करना है, थोड़ा सा एक्टिव करना है, तो उसमें किस तरह से डायलॉग्स को प्लेस करेंगे ये भी हम अभी सीखने वाले हैं. लेकिन उससे पहले पीओवी का मैं फुल फॉर्म बता दूं, पॉइंट ऑफ व्यू. डायलॉग्स में ये बहुत जरूरी है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर डायलॉग में. तो हमें कोशिश बेसिकली दोस्तों ये करनी है कि जब डायलॉग हम लिखते हैं तो लिखते वक्त हमें ये सोचना है कि इससे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस कैरेक्टर का, वो किस लेवल तक उससे अफेक्टेड है. ठीक है. हम लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे फिल्म के अंदर दो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने हैं. पहला साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है फिल्म के अंदर के कैरेक्टर्स का. ठीक है. मैंने फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है, उसका नाम है ए. ए ने कुछ बात बोली जो बी ने सुनी, तो बी का साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा. वो किस सेंस में उस बात को ले रहा है और उस किस सेंस में वो अफेक्टेड हो रहा है ये मैटर करता है. ये बी कैसा उसको अफेक्ट करता है जो ए ने उसको बोला. लेकिन एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है सिनेमा में, वो है ऑडियंस का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. कि जो बात ए ने बोली वो बी ने किस तरह से ली, ये हमें नहीं पता कैसे वो लेगा, लेकिन ऑडियंस किस तरह से लेगी वो डिफर करता है ऑडियंस टू ऑडियंस. बड़ा ही सब्जेक्टिव इशू है कि हर एक ऑडियंस उस पर्टिकुलर बात को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है. एक अच्छा फिल्म मेकर, एक अच्छा राइटर क्या करता है, उस चीज को इतने अच्छे से दिखाता है कि ताकि मैक्सिमम ऑडियंस सेम चीज फील करे जो अंदर का कैरेक्टर फील कर रहा था और जो जितने भी ऑडियंस एक साथ बैठे हुए हैं वो किस तरह से फील कर रहे हैं. ठीक है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सस्पेंस को हम किस तरह से, जरूरी नहीं है कि आपकी फिल्म सस्पेंस थ्रिलर हो, आपकी फिल्म हॉरर हो, आपकी फिल्म में मर्डर मिस्ट्री हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन उसके अलावा हम सस्पेंस के एलिमेंट को स्क्रीन प्ले में पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ सीन्स लिख के दिखाता हूं, साथ में आप जो दिखते जाइए, मैं आपको बताता भी जाऊंगा वर्बली भी कि क्या क्या हम किस तरह से कर रहे हैं. ठीक है. आर यू रेडी? प्लीज कम विद मी. चलिए दोस्तों, अब हम एक सीन को देखते हैं और देखते हैं कि इसको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं. तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एक सीन है मेरे सामने और यहाँ पे हमने एक लोकेशन है जो कि एक बेडरूम की लोकेशन है. तो दो तीन कैरेक्टर्स हैं इस सीन में फ्रेंड्स. जैसे कि एक आकाश है कैरेक्टर, एक रिया है और एक प्रिया है. तो रिया, आकाश और प्रिया के जो तीन कैरेक्टर्स हैं इनको दिमाग में रख के एक सीन लिखा गया है. इस सीन को एक बार आप ध्यान से देखिए. जो सीन स्टार्ट होता है वो एक स्लग लाइन से स्टार्ट होता है. इंटीरियर रियाज बेडरूम नाइट. नाउ रीड दिस एक्शन डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे फ्रेंड्स इस एक्शन डिस्क्रिप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो रिया है जो उसको कुछ आवाज़ें आ रही हैं अपने रूम के बाहर से और वो शायद सो नहीं पा रही है ठीक से, तो वो उठ के पानी पीती है और आवाज़ जहाँ से आ रही है उसको फॉलो करती है. नाउ
आवाज जो आ रही है फ्रेंड्स वो आकाश और प्रिया की आ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन प्ले में तो मैंने उन दोनों के नाम के आगे ओएस लिखा हुआ है। तो आकाश जो बोल रहा है और जो प्रिया बोल रही है ये ओएस है। ओएस का मतलब है कि ऑफ स्क्रीन है, मतलब कि फ्रेम में हमें दिख रिया ही रही है लेकिन आवाज हमें आकाश और प्रिया की आ रही है। इसके बाद देखिए जो प्रिया जब बोल रही है धीरे बोलो, उसके बाद एक बीट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। उसके बाद तुरंत अगेन प्रिया कंटिन्यूज इन ओएस। ये बीट का मतलब दोस्तों ये है कि ये एक यहाँ पे एक पॉज है। जब रिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, रिया कोशिश कर रही होगी कुछ सुनने की बट यहाँ पे साइलेंस है, तो बीट का मतलब होता है साइलेंस। तो प्रिया बोलते बोलते अपने बीच में कहीं पे रुकी होगी और उसने वहां पे एक पॉज लिया, उसके बाद वो कंटिन्यू कर रही है। तो इसको हम हमेशा लिखेंगे कंटिन्यूज इन ओएस, यानी कि ओएस अभी भी चल रहा है और कंटिन्यूज है, यानी कि आकाश की आवाज नहीं आई है, प्रिया की दो डायलॉग्स के बीच में हल्का सा एक साइलेंस है। नाउ इसी सीन की लास्ट लाइन अगर आप देखें तो वो बोलती है कि प्रिया कंटिन्यूज जहाँ लिखा है, तुम्हें नहीं लगता हमें उससे बात करनी चाहिए। वहां पे एक बीट आता है, एक साइलेंस आता है, फिर वो सोच के बोलती है पिछली बार याद है जब। और जब वो जब तक पहुंचती तो वहीं पे कुछ होता है दोस्तों। वो बीच में क्यों रुकती है, क्योंकि वहीं पे एक कट आएगा और हम देखेंगे कि जो रिया है वो अब सिटिंग रूम के अंदर चली गई है जहाँ पे आकाश और प्रिया पहले से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ध्यान से पढ़िए। नाउ रिया एंटर करती है रूम में, दरवाजे को तोड़ते हुए खोलते हुए तेजी से, और प्रिया और आकाश दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं, इसीलिए प्रिया ने अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस सीन को ध्यान से देखूं तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज योर अंडरलाइंग मैसेज। कहीं ना कहीं आपको शायद रिया जो है वो पॉजिटिव लाइट में दिख रही है और आकाश और प्रिया वो लोग शायद आपको नेगेटिव लाइट में दिख रहे हैं, कि शायद वो लोग रिया के पीठ पीछे उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। एक बार दोबारा पढ़िए सीन को। तो देखा आपने, ये जो सीन है दोस्तों ये रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। रिया, हम जो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि जो हम लोग हैं, ऑडियंस है, वो रिया को ही देख रही है पूरे टाइम, और जो बाहर की बातें उसे सुनाई दे रही है ऑडियंस को भी, उससे वो यही इंटरप्रेट कर रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि आकाश और प्रिया कुछ अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं रिया के, मे बी दे आर हैविंग एन अफेयर, या वो कोई चीज़ छुपाना चाह रहे हैं रिया से। तो रिया इस वक्त वल्नरेबल है, वीक है, और उसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। तो ये रिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों चलिए अब इसी सीन को हम लिखते हैं प्रिया और आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम सीन रहेगा लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन हम ज्यादा दे देंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। सीन स्टार्ट होगा उसी सेटिंग से, इंटीरियर अ सिटिंग रूम नाइट। अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स जहां पे पिछला सीन हमारा खत्म हुआ था, जो लोकेशन पे खत्म हुआ था उसी लोकेशन को हम पहला पहला रखेंगे। अभी फर्स्ट लोकेशन सिटिंग रूम रखेंगे और फिर हम देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। सो स्लग लाइन सेज इंटीरियर अ सिटिंग रूम नाइट। नाउ रीड दिस एक्शन डिस्क्रिप्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रिया और आकाश दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एक साथ बैठे हुए हैं और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है एक्ट्रेस हाई ऑन ड्रग्स ड्यूरिंग फिल्म फेयर परफॉर्मेंस, कि एक एक्ट्रेस थी जो ड्रग्स लेकर के एक परफॉर्मेंस कर रही थी फिल्म फेयर में। और एक ग्लॉसी फोटो लिखी एक दी हुई है नीचे, जिसमें एक एक्ट्रेस दिख रही है जिसने एक परफॉर्मेंस करते वक्त जो कपड़े पहने थे वो हमें दिख रहे हैं। तो एक फोटो दिख रही है और एक हेडलाइन दिख रही है। आगे बढ़िए, डायलॉग्स को पढ़िए एक बार आकाश और प्रिया के। सो नाउ आकाश बोलता है यार अब क्या करें, और प्रिया बोलती है जो पिछली बार उसने बोला धीरे बोलो कहीं रिया ना सुन ले। नाउ यहाँ पे जब आकाश और प्रिया कुछ बोल रहे हैं तो चूंकि हमने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया है सीन की स्टार्टिंग में कि वो किस चीज को देख करके बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें आकाश और प्रिया एकदम ठीक लग रहे हैं। आकाश और प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीन को देख रहे हैं तो हमें दोनों ही जस्टिफाइड लग रहे हैं और वो थोड़े चिंतित लग रहे हैं। यानी कि जो पिछले सीन में हमने देखने की कोशिश की, हमें उससे लग रहा था कि इनके बीच में कुछ अफेयर है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही मसला है, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑडियंस को एक अलग इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही दे दी है। अब यहाँ से सेम डायलॉग कंटिन्यू होता है, तुम्हें नहीं लगता हमें उससे बात करनी चाहिए।
नाउ रीड द लास्ट लाइन। तो दोस्तों देखा, बोथ प्रिया एंड आकाश लुक एट द डोर एज इट बार्ज ओपन्स, यही पिछली बार भी हुआ था। रिया द एक्ट्रेस इन द फोटो। नाउ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि इस सीन में अभी तक हमें ये नहीं पता था कि वो जो फोटो है जिस लड़की की, वो लड़की उनके साथ ही है अलग रूम में। ये इस्टेब्लिश नहीं किया गया। अगर हम जब हमने सीन को दोबारा लिखा तो वो अलग पर्सपेक्टिव से था, उस वक्त तक रिया इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि जिस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में निकली है और जो लड़की वहां खड़े होकर उनको घूर रही है वो एक ही है, यानी कि वो रिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों सीन्स में आप देखिए तो फर्स्ट वाला सीन इट वाज फ्रॉम रियाज पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड सीन इज फ्रॉम आकाश एंड प्रियाज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखा आपने किस तरह से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आगे पीछे करने से सीन का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। आप कैसे सस्पेंस के साथ खेल सकते हैं, ऑडियंस को किस तरह से आप थोड़ा सा एंटिसिपेट करा सकते हैं, ऑडियंस को किस तरह से आप एंटिसिपेट करा सकते हैं। आइए दोस्तों एक सीन और देखते हैं। इस सीन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। स्लग लाइन बोलती है, इंटीरियर अ न्यूज़पेपर ऑफिस डे, यानी कि न्यूज़पेपर ऑफिस हमारी लोकेशन है और उसके अंदर का शॉट है और दिन का वक्त है। एक्शन डिस्क्रिप्शन पढ़िए। टू रिपोर्टर्स सिट एट देयर डेस्क चैटिंग। नाउ ये दो रिपोर्टर्स हैं दोस्तों, समीर और तानिया। अब इनकी कॉन्वर्सेशन जरा ध्यान से पढ़िए आप। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि समीर, डॉक्टर कपूर है कोई कैरेक्टर जिसके बारे में तानिया से बात कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि तुम सोच नहीं सकती मैंने उनको कहाँ देखा। तानिया का जवाब होता है क्वेश्चन में कहाँ। फिर समीर बोलता है किरण झा के ऑफिस में, एक और कोई कैरेक्टर है किरण झा, उसके ऑफिस में डॉक्टर कपूर को देखा उसने। तानिया पूछती है वहाँ क्या कर रहा था वो, अगेन शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन और समीर उसका आंसर देता है लास्ट लाइन में। लेकिन दोस्तों ये जो डायलॉग्स हैं ये कहीं ना कहीं फीडर लाइंस हम इन्हें कहते हैं। तान्या जो डायलॉग बोल रही है वो फीडर लाइंस हैं। बेसिकली तान्या जो ऑडियंस जानना चाहती है वो तान्या पूछ रही है। तो बेसिकली तान्या का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तान्या का जो डायलॉग है वो बड़ा ही पैसिव है। ठीक है दोस्तों, तो तान्या जो कहे कहीं ना कहीं वो एक फीडर लाइन के तौर पे रोल कर रही है। अगर हम तान्या को हटा दें तो क्या हम बेटर कर सकते हैं इस सीन को, या तान्या के डायलॉग्स को थोड़ा चेंज करके कुछ बेटर कर सकते हैं? आइए एक बार दोबारा से करते हैं इसी सीन को। Now same slug line, interior a newspaper office day. Action description same है दोस्तों, दोबारा देखिए। अब यहां पे देखिए समीर ने सेम डायलॉग बोला, फर्स्ट डायलॉग, लेकिन तान्या का डायलॉग है किरण झा के ऑफिस में वर्किंग ऑन द न्यू ASIP प्रोजेक्ट। नाउ दोस्तों यहाँ पे जो तान्या का डायलॉग है ये देखिए, तो तान्या यहाँ पे समीर से आगे सोच रही है। तान्या समीर के बराबर है, उससे आगे है और वो समीर से शायद ज्यादा जानती है। तो तान्या की जो डायलॉग है वो फीडर लाइन नहीं है, वो ऑडियंस को एक अलग इंफॉर्मेशन दे रही है और उसका कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। और समीर बोलता है हाउ द हेल डू यू नो दैट। ना समीर अमेज्ड है और तान्या स्माइल करती है। तो तान्या की स्माइल के पीछे भी कुछ खास बात हो सकती है। ये सीन में थोड़ी जान आ गई। अब समीर और तान्या के जो कैरेक्टर्स हैं दे बोथ आर इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अब फीडर लाइंस का यूज हमने नहीं किया, उस सीन को सेम डायलॉग्स को रखते हुए हमने प्लेसमेंट उनका ऐसा किया कि नाउ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो गया। तो देखा दोस्तों, दो डिफरेंट मैंने सीन्स आपको अभी दिखाए। पहले सीन में हमने देखा जो तीन कैरेक्टर्स थे, रिया, आकाश एंड प्रिया, वो आपस में उनकी क्या केमिस्ट्री लग रही थी। रिया हमें पहले थोड़ी सी लग रहा था कि शी इज वल्नरेबल, थोड़ी सी वीक लग रही थी। आकाश और प्रिया लग रहा था कि चीट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसका सेकंड वर्जन लिखा देन अगेन द थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली। नाउ रिया, हमें लगा कि रिया गलत है और आकाश और प्रिया अपनी जगह बिल्कुल सही है। सिमिलरली दूसरे सीन में जब हमने जो न्यूज़पेपर एक ऑफिस में जो सीन हो रहा है उसमें हमने देखा कि समीर और तान्या का जो कॉन्वर्सेशन है वहाँ पे कैसे वो दोनों एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे वर्जन में। पहला वर्जन जो है वो ओवर द नोज डायलॉग्स लग रहे हैं, जहाँ पे तान्या बेसिकली कुछ ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है, वो खाली एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे आप बहुत सारे सीन्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये रखनी है दोस्तों, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस तरह के सीन्स लिखते वक्त वो ये है कि सीन डल नहीं होना चाहिए, सीन बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक सीन जब अच्छा लिखेंगे आप, आपकी ओवरऑल फिल्म ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी।
सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अपना जब आप स्क्रीन प्ले पूरा लिख लेते हैं तो अपने अपने एक स्क्रीन प्ले का एक एनालिसिस करिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का, और पता लगाइए कि आपकी फिल्म के सबसे अच्छे सीन्स कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद कौन से बहुत अच्छे सीन्स नहीं है जो जो मिडिल रेंज में आपको लग रहा है कि थोड़े और अच्छे बन सकते हैं, उनमें स्कोप तो अच्छा है बट अभी इतने अच्छे नहीं है, और एक जो सबसे बेकार सीन्स लग रहे हैं आपको, आपको लग रहा है कि यार अगर मैं इस सीन को अपने स्क्रीन प्ले से हटा देता हूं तो शायद मेरी स्क्रिप्ट में ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा। तो कोशिश आपको क्या करनी है, जो सबसे वीक सीन्स हैं उनको तुरंत हटा दीजिए अपने स्क्रीन प्ले से। अगर उनको रिप्लेस कर सकते हैं अच्छे सीन्स से, नथिंग लाइक दैट, बट अगर आपको लग रहा है कि उनके बिना भी स्टोरी बताई जा सकती है, देन देयर इज नो नीड। नंबर 2, जो थोड़े से मिडिल रेंज में हैं, जो थोड़े से और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, कोशिश करिए अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो सेम फॉर्मूला उसमें लगाने की कोशिश करिए। कैरेक्टर्स को एक्टिव रखना है हमें, ये याद रखिएगा, एक्टिव कैरेक्टर्स एंड एक्टिव कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन भी एक्टिव होनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी एक्टिव होने चाहिए। कोई भी चीज पैसिव हमें यूज नहीं करनी है। पैसिव का मतलब है कुछ कर ही नहीं रहा है आपका कैरेक्टर, आपका डायलॉग जो फिल्म में आपने लिखा है वो स्टोरी को आगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देयर इज नो नीड टू राइट सच डायलॉग्स, देयर इज नो नीड टू एड सच कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कोई जो कहानी को आगे बढ़ा रहा हो, जो कुछ ऐड कर रहा हो आपके कॉन्सेप्ट में, आपके प्लॉट में, आपके नरेटिव में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हो। तो कोशिश करिए कि इस तरह के कॉन्वर्सेशंस को, कैरेक्टर्स को बिल्ड करिए, सीन्स को थोड़ा और चेंज करिए। जब तक उसको आप बहुत अच्छा पॉलिश नहीं कर लेते हैं सीन को, आपको नहीं लग रहा, आपको एक खनक नहीं नजर आ रही है, सुनाई नहीं दे रही आपको उस सीन की, उस सीन से को लेके आगे मत बढ़िएगा दोस्तों। और जो भी मैंने अभी आपको बताया कोशिश करिए कि उसको इम्प्लीमेंट करें अपने स्क्रिप्ट में, और सीन्स को थोड़ा और बेटर लिखें। और पीओवी जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि शोले एक फिल्म आई थी। शोले बेसिकली ठाकुर की कहानी है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो संजीव कुमार जी ने रोल प्ले किया था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी शोले फिल्म है। वो कैसे देखते हैं एक प्रॉब्लम को, जो गांव में डकैतों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, उस प्रॉब्लम को, और चूंकि वो उनके साथ आपबीती भी हुई है, उनकी पूरी फैमिली को गब्बर सिंह ने जान से मार दिया, जिसका वो रिवेंज लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम शोले फिल्म को जय और वीरू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते? क्या हम शोले फिल्म को गब्बर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उस वक्त गब्बर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फिल्म लिखेंगे, कोई सीन लिखेंगे, तो शायद गब्बर सिंह उसमें पॉजिटिव लाइट में लगेगा और ठाकुर या जय और वीरू हमें नेगेटिव लाइट में लग सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, इसको थोड़ा और सोचिए, इसमें थोड़ा सा और चिंतन की जरूरत है, थोड़ा और दिमाग लगाइए, और कोशिश करिए कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके कैसे इस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। टेक्निक आपके पास है, फॉर्मेटिंग मैं आपको बता चुका हूं, आपको सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज भी बता चुका हूं, खाली उनको फिक्स करना है सही जगह पे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए इसको और कोशिश करिए एक अच्छा सा सीन आप लिख पाए। कोई डाउट अगर आ रहा है मन में तो डाउट सेशन में हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव इन मॉड्यूल 13 एंड सी यू सून।